देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर दिन सेम हो, लेकिन एक मार्केट में रिस्क फैक्टर सिर्फ एक मुझे लगता है, वो गोल्ड प्राइसेस का। जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस लगातार भाग रहे हैं, नॉर्मली गोल्ड और इक्विटीज़ का थोड़ा सा नेगेटिव कोरिलेशन होता है नॉर्मली, तो वो एक फैक्टर है। बट अदरवाइज मार्केट का फोकस अब वापस रहेगा प्योरली एंड स्क्वेयरली डोमेस्टिक क्यूज़ पर। डोमेस्टिक क्यूज़ पर मार्केट का प्योर फोकस रहेगा। क्यों? क्योंकि वीक ग्लोबल मार्केट्स ने अब हमारी मार्केट को इम्पैक्ट करना बंद कर दिया है, मतलब कम कर दिया एटलीस्ट। और डीआईएस का पैसा अब वो मार्केट को वापस रैली करा रहा है, लार्ज कैप में भी और मिड कैप में भी। पहले तो सिर्फ मिड कैप चलते थे डीआई के पैसे से, अब लार्ज कैप भी चलने लगे डीआई के पैसे से, तो इसके लिए ये ठीक ठाक है। अच्छा, आज तो ग्लोबल क्यूज भी बेटर है, कल से तो बेटर है। बस ब्रेंट है जो अभी भी हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है, ब्रेंट और सोने का भाव, लेकिन फिर भी रिलेटिवली ग्लोबल क्यूज बेटर है। कुछ देर में डिस्कस करेंगे। मेरा क्या व्यू है यहाँ से, बैंक निफ्टी लीडरशिप लेगा। और कल एक्सपायरी निकल चुकी है, कल भी बैंक निफ्टी देखिए डे हाई पर बंद हुआ है। निफ्टी डे हाई पर नहीं बंद हुआ है, बैंक निफ्टी डे हाई पर बंद हुआ है। कल 2 दिन से बैंक निफ्टी डे हाई पर बंद हो रहा है, और एक्सपायरी फिन निफ्टी की भी निकल चुकी है, निफ्टी बैंक की भी निकल चुकी है। तो आज निफ्टी बैंक के पास एक क्लीन प्ले अवेलेबल है। और एक चीज़, अगर निफ्टी 22,533 के ऊपर निकलना शुरू करता है, 22,530 हमारा ऑल टाइम हाई है, 22,533 ऑप्शंस के हिसाब से है, तो करीब 100 पॉइंट की रैली चाहिए। अगर इसके ऊपर हम निकलना शुरू हुए तो एक बड़ी रैली पॉसिबल है यहाँ पर निफ्टी में। एक और कारण मैं जो मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव है, आपने आशीष और नीरज जी की टीम देखी होगी और हेडलाइन में भी मैंने मेंशन किया है, Q3 के अपडेट्स आने शुरू हुए हैं और मुझे एक भी अपडेट ख़राब नहीं लगा। कोई भी एक अपडेट ऐसा नहीं है जो ख़राब हो, और सारी की सारी डोमेस्टिक कंपनी। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, L&T फाइनेंस और पूना वाला फिनकॉप, इनके आप डिसबर्समेंट्स देख लीजिए। बाकी हमने आरबीएल बैंक और फेडरल बैंक भी डिस्कस किए। L&T फाइनेंस का डिसबर्समेंट, रिटेल डिसबर्समेंट 33% बढ़ा, पूना वाला का डिसबर्समेंट 52% बढ़ा। और ऐसा नहीं है कि ये स्मॉल बेस पर आ रहे हैं, अच्छे खासे बेस पर ये लोग इस तरीके के डिसबर्समेंट बढ़। इसका क्या मतलब है? ये देखिए, इस लाइन को रहने दीजिए स्क्रीन पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रिटेल स्पेंड कर रहा है। आप फ्रिज ले रहे हैं, आप टीवी ले रहे हैं, आप एसी ले रहे हैं। बेसिकली ये जो कंपनियां हैं, इनका जो डिसबर्समेंट है वो यही है ना। और क्या डिसबर्समेंट है इन कंपनियों के? ये बेसिकली एक मोबाइल ले रहे हो आप, ये सब सिस्टम में ट्रांसलेट होता है। फिर उसके बाद जितने ज़्यादा एसीज बिकेंगे, उतने ज़्यादा वहाँ पर लेबर सेक्टर को जॉब्स मिलेंगी, उतनी उनकी सैलरी बढ़ेगी। ये सब चीज़ें ना इकोनॉमी में कोरिलेटेड होती हैं। इसके लिए हमेशा कंजम्पशन और फाइनेंस, ये 2 सेक्टर होते हैं जिनको हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये आपकी इकोनॉमी की पल्स बताते हैं और प्लस ये इकोनॉमी में किस तरीके की जॉब ग्रोथ हो रही है, ये सब बताते हैं। तो इसके लिए मैंने इन 2 कंपनियों पर फोकस करा। और एक और कंपनी मैंने ले ली फोकस करने के लिए, डीमार्ट। क्योंकि डीमार्ट उस तरीके की कंपनी है जहाँ पर नॉर्मली आपको सैलरी मिलती है, आप सबसे पहले जाते हैं वहाँ पर और वहाँ पर अपना पूरे महीने का एक लुटा देते हैं। एक पूरे महीने की ग्रॉसरी खरीद के ले आते हैं, क्योंकि डिस्काउंट मिलता है ना इसके लिए। तो मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है। हाई बेस पर 20% की स्टैंड अलोन रेवेन्यू ग्रोथ है डीमार्ट की, और ये स्टॉक अब चलना शुरू हुआ है पिछले 1 महीने से। तो मेरे ख्याल से इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स पर नजर रखें। और आज तो आईटी भी चलेगा, जेपी मॉर्गन की वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो मुझे लग रहा है कि आज मुझे कोई रीजन नहीं दिख रहा कि मार्केट ऑल टाइम हाई ना लगाए और उस पर सस्टेन ना करे। अगेन मैं फिर बार बार बोलता हूं, एक हम व्यू लेके चलते हैं। कल वो व्यू बिल्कुल ठीक रहा, आज भी व्यू है ये हमारा। अगर वो गलत हुआ और मार्केट कुछ और स्क्रीन पर दिखाए तो वो आपको उस हिसाब से एक्ट करना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम 22,500 ना सिर्फ हिट करेंगे बल्कि उसके ऊपर सस्टेन भी करेंगे। बहुत बढ़िया। ये है मोटा मोटी इस समय बाजार का जामा और कैसे अप्रोच करना है उस पर डिटेल में बातचीत। सैलरी से याद आया, इस बार क्या हुआ, वो लॉन्ग वीकेंड आ गया तो कंपनी ने सैलरी जल्दी दे दी। जब तक 1 तारीख आई तब तक ऐसा लगा कि आधा महीना निकल चुका है भाई। बड़ा मुश्किल होने वाला है ये वाला महीना। लेकिन चलिए अब आइए आज के स्पेसिफिक इंडिकेशंस पे। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है, 60 पॉइंट ऊपर एक गैप के साथ शायद हम खुलेंगे। इस तरह के इंडिकेशंस गांधीनगर से। हमारे एशियाई पीयर्स दिखा दीजिए, उसमें कुछ प्रोमिनेंट मार्केट्स चाइना के, शंघाई, हांगकांग और साथ साथ ताइवान, ये बंद है। जो खुले हुए हैं हमसे कहीं अच्छी तेजी के मूड में, 3/4 से 1-1.5% के बीच सारा एशिया मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और यूएस का हैंडओवर ठीक है, मिला जुला सा था। डाउ सलकी कर रहा था, तीसरा दिन हो गया, लेकिन बाकी दोनों बेंचमार्क्स हरे में थे और आज सुबह के फ्यूचर्स तीनों हरे में है। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा संभला सा दिख रहा है। ऐसे में 2 दिन से अपनी कमेंट्री दिक्कत वाली। अब वो बात अलग है कि भारतीय बाजार अपना रेजिलियंस है, अपना मोमेंटम है।
आज वाकई कुछ सुधरा है क्या, कुछ होप वोप जागी है क्या? क्योंकि डॉलर इंडेक्स तब और आपकी सेकंड प्लेट रखिएगा थोड़ा सा, बाकी तो सब वही है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया अच्छा खासा, आधे टके के आसपास। देखिए कल फेड ने जो कमेंट्री दी है ना, फेड मतलब चेयरमैन जेरोमी पावेल साहब की। पावेल साहब ने, वो बहुत ही मतलब दोनों साइड की बातें उन्होंने कर दी, कंफ्यूज कर दिया। तो ट्रेडर पहले से अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं था, अब वो इनकी बात सुन के तो और नहीं छोड़ रहा। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि हमें थोड़ा और समय चाहिए, हम डेटा देखना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि कट तो होगा, माहौल बन गया है। तो ट्रेडर को समझ नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाहते हैं, क्या पॉलिटिकल प्रेशर है, क्या इस तरह के स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। तो इसलिए पावेल ने कोई नई बात नहीं कही, पिछले 4, 5, 6, 8 बार से वही एक ही चीज़ वो बार बार कह रहे हैं, तो उनकी बात पे मार्केट ने उतना रिएक्ट नहीं किया है। लेकिन 2 दिन की जो गिरावट लगातार चल रही थी वो थम गई, रुक गई है, और बहुत नॉर्मल से ये फ्लैट टू पॉजिटिव आप कह सकते हैं बंद हुए हैं S&P और नेस्डैक। तो ये तो वहाँ पे इंडेक्स लेवल पे हुआ है। क्रूड ऑयल 90 के आसपास बना हुआ है। तो कल ओपेक की बैठक में भी कुछ होना भी नहीं था, हुआ भी नहीं। 1 जून को फिर अगली बैठक होगी जिसमें तय होगा कि कट कंटिन्यू करेगा या चेंज होगा उसमें। तो वहाँ से हुआ, लेकिन चूंकि कुछ हुआ नहीं और एक स्टैंड बना हुआ है, तो क्रूड 90 के आसपास बना हुआ है। गोल्ड कल 2300 को पार कर गया। अब $2300 के ऊपर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। तो चलिए गोल्ड को आप एक मान सकते हैं कि एक स्टैंड अलोन कमोडिटी, उसका कोई इंडस्ट्रियल यूज़ नहीं होता है, लेकिन सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। मैंने सुबह कहा था कि कमोडिटी में आग लग रही है, जो कि बहुत चिंता का कारण होनी चाहिए। गोल्ड में 9% की तेज़ी, सिल्वर में 15% की तेज़ी, कॉपर में 11% की तेज़ी, लिथियम में तेज़ी, प्लेटिनम में तेज़ी, एल्युमिनियम में तेज़ी, HRC स्टील में 14% की तेज़ी है। क्या ये चाइना में रिवाइवल है, उसकी वजह से इस कमोडिटी नॉन फेरस में इतनी तेज़ी आ रही, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन आप कोल में भी देखिए, वहाँ भी तेज़ी बन रही है, गैस में तेज़ी आ रही है। तो देखिए क्रूड और गोल्ड की तेज़ी एक साथ कोलैप्स हो सकती है, क्योंकि वो एक साथ स्टीप गई तो वैसे गिर सकती है। लेकिन जो फेरस और नॉन फेरस मेटल में तेज़ी आ रही है, स्लोली एक महीने में बढ़े हैं, ये मुझे लगता है थोड़ी सी चिंता होनी चाहिए इसकी। अगर ये चाइना की तरफ से वाकई डिमांड की वजह से रिवाइवल हो रहा है, पूरी कमोडिटी साइकिल बढ़ रही है, तो फिर आने वाले समय में कंपनीज़ के ऊपर बहुत तगड़ा मार्जिन प्रेशर आने की संभावना है। तो फिंगर्स क्रॉस है, अभी कुछ कह नहीं सकते, जो कि अभी थोड़ा एकदम इनिशियल ट्रेंड है। लेकिन ये मार्केट के लिए कंसर्न डेफिनेटली होना चाहिए कि कमोडिटीज़ में इतनी तेज़ी नहीं हो सकती कि साथ साथ इक्विटी भी उतनी तेज़ी से चले। ये तो प्री कोविड लेवल जैसा माहौल बन रहा है कि कोविड के तुरंत बाद वाला जो पोस्ट कोविड की कमोडिटी में भी तेज़ी, इक्विटी में भी तेज़ी, और फिर गड़बड़ होगा। तो मुझे लगता है ये एक कंसर्न है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो थोड़े इफ्स एंड बट्स हैं। इक्विटीज की चाल बढ़िया है, पर पावेल साहब सबको कंफ्यूज करे हुए हैं, और कमोडिटीज में लगातार जो उफान है, तेजी है, उछाल है, वो सेंटिमेंट थोड़ा सा डेंट करिए। हमारे खास तौर पे, हम नेट इंपोर्टर हैं हर चीज़ के कमोडिटीज में, तो थोड़ा सा दिक्कत बढ़ सकती है। खैर, अभी तो हम बिल्कुल दूर हैं इन सब चीज़ों से। इकोनॉमी बढ़िया कर रही है, मूड मॉल बढ़िया है, मार्केट रेजिलियंट है, पर इन्होंने इप्स एंड बट्स इंटरेस्टिंग बता दिए, अपन रडार पे रखेंगे। अब आइए पहले तो सेटअप पे समझा जाए ये समीकरण बैठ कैसे रहे इस समय। हम नए रिकॉर्ड जड़ रहे हैं, उसी के आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है पहले तो ट्रेड सेटअप, उसके बाद अपन निफ्टी बैंक पे चलेंगे। सेटअप अच्छा है आशीष, सेटअप में मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमारे लिए वही चीज़ें जो FII की सेलिंग और DII की बाइंग लगातार चल रही है। DIIs ने 1100 करोड़ बाय किए, FIIs ने देखिए उससे ज़्यादा बेचा, उसके बावजूद हमारी मार्केट नहीं गिर रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। FIIs की अगली प्लेट आप देखेंगे, ये खैर ये बाहर से आ गए, FIIs की अगली प्लेट फिर वही बात, हम नहीं सुधरेंगे, वो अभी भी शॉर्ट कर रहे हैं। देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में कल शॉर्टिंग हुई है, 1600 करोड़ बेचे इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में, और मैं 2 बार चेक किया ये आंकड़ा सही था या नहीं था स्टॉक फ्यूचर्स का। स्टॉक फ्यूचर्स में अगली प्लेट पर 10,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। मतलब मैं हैरान था। ये देखिए हो सकता है कि आर्बिट्राज बुक हो, लेकिन अगर आर्बिट्राज बुक भी हो तो कैश में बाइंग होनी चाहिए ना। स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग है, चलिए ठीक है, समझ में आता है कि आप, ये नंबर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स 256 करोड़ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बेचे और 1380 करोड़ निफ्टी फ्यूचर्स में बेचे। तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए फॉर्डर होगा आज की रैली के लिए। अगली प्लेट आएगी, लॉन्ग्स कम हुए 2132 और फिर शॉर्ट आ गए आपके सिस्टम में 14200। जो शॉर्ट थोड़े कम हो रहे थे ना, वापस आ गए। इसके लिए मैं पॉजिटिव हूँ। एक और रीज़न कि सेटअप मेरे ख्याल से अभी भी मार्केट का लाइट है। सेटअप में बस एक दिक्कत है, इंडिया विक्स। बस एक जगह जहाँ पर आकर अगर आप थोड़ा सा नर्वस होंगे वो है इंडिया विक्स। कल
और गिर गया 2.4% और हम 11.37 पर आ गए। देखिए 11.37 का विक्स जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंसी वाला जोन है, अदरवाइज बाकी सेटअप बहुत शानदार है। पुट कॉल रेशियो देख लीजिए आप 0.95 है वर्सेस 1, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ये आराम से 1.25 1.3 तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है पुट कॉल रेशियो में। बस बैन की भी एक और चीज़ आ गई, 2 स्टॉक ऐड हो गए सीधा कल, सेल और जी, और हिंदुस्तान कॉपर ऑलरेडी बैन में है। ये आपको बता रहा है कि वही वापस मिड कैप का सेंटिमेंट सुधर रहा है, अगले हफ्ते तक आप वापस वो 11 की टीम बना देंगे यहाँ पर। मुझे लग रहा है वो जिस तरीके से बैन में आना मामला शुरू हुआ है, लेकिन सेटअप लाइट है, पॉजिटिव है। एक सिर्फ इंडिया विक्स को छोड़कर बाकी सारी की सारी जो सेटअप है वो हमारे लिए पॉजिटिव है। सेटअप बढ़िया है, एफआईआईज के बेचने से ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। पर ये एफआईआई की साइकी क्या है? ये बेसिकली अब क्लियर कट जब वर्डिक्ट आ जाएगा, इलेक्शन आउटकम जब क्लैरिटी होगी, उनको कोई जल्दी नहीं है प्रीएम्प्ट करने की, उसके बाद पैसा जोगेंगे क्या? देखिए आशीष क्या होता है, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमारे यहाँ पे एक इशू ये होता है कि हमारे पास तो हमारी मार्केट ही अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए, एफआईआईज के पास पूरी दुनिया की मार्केट अवेलेबल होती है। अगर उनको लग रहा है कि किसी और मार्केट में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा अच्छा मोमेंटम है, तो वहाँ पे पैसा डालते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मुझे बस इस चीज़ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग इंडिया की मार्केट रही है और फिर भी वहीं यहीं पर सेलिंग आ रही है। ये थोड़ा सा मुझे पेचीदा लगता है मामला, लेकिन खैर देखिए एफआईआईज भी ना सब अलग अलग तरीके के होते हैं, लॉन्ग ऑन लीश, हेज फंड्स, मोमेंटम प्लेयर्स। अब ये हो सकता है लॉन्ग ओनली फंड्स बाय कर रहे हो और बाकी जो मोमेंटम प्लेयर्स हैं वो सेल कर रहे हो, तो ये ब्रेकअप नहीं मिलता है हमको, लेकिन अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपना तो मार्केट डीआई के पैसे से चल रहा है। इनफैक्ट अपने लिए तो अच्छा है, अगर एफआईआई की लगातार सेलिंग हो रही है उसके बाद भी मार्केट अगर गिर नहीं रहा है तो हम एक तरीके से अपनी ओनरशिप तो कल आएंगे एग्जैक्टली हम और महंगे में लेंगे फिर, और हम अपनी ओनरशिप वापस ले रहे हैं उनसे। एक तरीके से एक टाइम आ गया था जब इंडिया के जो सबसे बड़े स्टॉक्स थे वो पूरे एफआईआई डोमिनेटेड थे। आज की डेट में भी एचडीएफसी बैंक में सबसे ज्यादा ओनरशिप एक्चुअली एफआईआई की है, तो उस हिसाब से तो एक हमारे लिए अच्छा है। लेकिन हाँ ये थोड़ा सा परप्लेक्सिंग जरूर है, कल का स्टॉक फ्यूचर का मामला मुझे काफी ज्यादा परप्लेक्सिंग लगा, लेकिन खैर उनके अपने सेंटिमेंट हैं, अपने फैक्टर्स होते हैं। चलिए, कल का बाजार तो स्क्रीन पर है, जो कल सुबह की स्ट्रैटेजी थी एकदम सटीक पड़ी। कल मैं सुन रहा था कमाई के अड्डे में जाते जाते आपने ये तक मेंशन कर रहा था कि वो लीप ऑफ फेथ जो हमने सुबह लिया था वो कंटिन्यू करेंगे, आप कैरी करके जाइए, करके जा रहे हैं तो आज ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है। बिल्कुल, पहले तो जो कैरी कर रहे थे वो क्या वॉच आउट करें, और